अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से पहले मुल्क में सियासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन अभी तक नून लीग ने बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ना सिर्फ मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रहे हैं, बल्कि बुजुर्ग सियासतदानों खासतौर पर नून लीग की क़यादत को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। मगर नून लीग बज़ाहिर अभी इंतज़ार करो और देखो की पॉलिसी अपनाए हुए है। सहाफ़ी ज़ुल्क़रनैन ताहिर ने अपनी खबर में नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के हवाले से लिखा है कि नवाज शरीफ की अपीलों से मुताल्लिक़ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद नून लीग अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेगी। तवक्को है कि अपीलों का फैसला एक हफ्ते में हो जाएगा और फिर नवाज शरीफ मुल्क भर में पार्टी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। हमें उम्मीद है कि नवाज शरीफ को इन केसेस में बहुत जल्द क्लियरेंस मिल जाएगी और वो मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले इंतखाबात के लिए सैकड़ों दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसला आने के बाद मुल्क भर में बड़ी रैलियां निकाली जाएंगी। जब हल्काबंदियों और टिकटों के मामला तय पा जाएंगे तो नून लीग इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेगी। खबर के मुताबिक एहसन इकबाल ने इस तासुर से भी इत्तफाक नहीं किया कि नून लीग इंतखाबी मुहिम ताख़ीर से शुरू होने पर इसलिए मुतमिन नजर आ रही है क्योंकि उसे इंतखाबात के बाद इक़्तिदार हासिल होने के हवाले से बाइख्तियार हल्कों ने पहले ही यकीन दहानी करा दी है। इसके अलावा आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए भी अहम बातें की हैं और कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को वजारत उस्मा से ना हटाते तो वो आरओज़ वाले इलेक्शन करा जाते। उनके साथ एक फ़ौजी था जो आरओ इलेक्शन के मूड में था। उनका 2028 तक का प्रोग्राम था। फिर हामिद मीर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो जनरल फैज़ हमीद था। आप अप्रैल 2022 में इमरान खान को हटाकर नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए शहबाज शरीफ को हुकूमत में लेके आए, तो क्या वो आपका फ़ैसला दुरुस्त था? उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? इमरान खान साहब के रहने से पूरा पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था दुनिया से। इसकी सोच समझ ये अपने आप को मेरी नहीं समझ आती कि क्या समझ रहा था। अगर हम ना करते तो ये आरओ इलेक्शन करा जाते। फिर इनके साथ एक फौजी था जो आरओ इलेक्शन के मूड में था, तो ये 2028 तक का प्रोग्राम होता। तो वो जो फौजी इनके साथ था वो कौन था? क्यों मुझसे पूछवाना चाहते हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चले, जनरल फैज़ था। हाँ, जाहिर बात है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुताल्लिक उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से दावा किया कि पीटीआई हुकूमत में शामिल होने के लिए हमसे कहा गया कि 6 वजारतें ले लें। आपको कहा गया कि पीटीआई के साथ 6 मिनिस्ट्रियाँ ले लें। अच्छा, ये जनरल फैज़ ने कहा आपको? ज़रूरी मैंने से आपने 164 करानी है फैज़ पे। आसिफ अली जरदारी ने मज़ीद कहा कि नून लीग के साथ इत्तेहाद का तजर्बा मुश्किल रहा। आइंदा 172 सीटें कोई नहीं ले सकता। बेहतर है कि इस तरह चलें कि कल भी चल सकें। पहले हमने नून लीग को मौका दिया, अब हमारा चांस है। अब हम अपने लिए गेम लगाएंगे। मैं इम्प्रेस था शहबाज से कि सुबह 8 बजे उठता है और काम शुरू करता है और रात को 6 बजे ख़त्म करता है या 9 बजे ख़त्म करता है। थोड़ा सा माइंड डिफरेंस है उनकी सोच में और हमारी सोच में और परफॉर्मेंस के तरीके में। एक्सपीरियंस डिफ़िकल्ट रहा, इसलिए कि काफ़ी चीज़ें मैंने शहबाज साहब को कही मगर वो मेरी बात ना माने। चेस बोर्ड क्या है? चेस बोर्ड पे 172 ना PMLN ले सकती है, ना PPP ले सकती है, ना मौलाना साहब ले सकते हैं, ना कोई और पार्टी ले सकती है। तो बेहतर ये है कि हम इस नहज पे चलें जो कल भी चल सके। ज़रूरी थोड़ी है कि PMLN लीड कर रही हो, आप पीपल्स पार्टी भी है। आप हमें क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं? उनको हमने मौका दिया, अब हमारा चांस है। उनका काम है हमें मौका दें। पहले तो आपने उनके लिए गेम लगाई, अब आप अपने लिए लगाएंगे? अब हम अपने लिए लगाएंगे, पाकिस्तान के लिए लगाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो के हालिया बयानात से मुताल्लिक सवाल के जवाब में ये वाज़े कर दिया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ भी कहें, पीपल्स पार्टी में असद इख्तियार आसिफ जरदारी के पास है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बिलावल अभी पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुए हैं, उन्हें वक्त लगेगा। तजर्बा होता है। बिलावल को रोकूंगा तो कहेगा कि आप सियासत करो, मैं नहीं करता। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। हिल टेक टाइम। मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ही इज़ बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। आजकल की जो यंग जनरेशन है उनकी अपनी सोच है, उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा। जब हामिद मीर साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान भी सुनवाया जिसमें बिलावल 70 साल बुजुर्गों को घर बैठने का मशवरा दे रहे हैं, इस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बिलावल सिर्फ मुझे नहीं कह रहे हैं बल्कि सबको कह रहे हैं। नई नस्ल की सोच ये है कि बाबा आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ नहीं आता।
लेकिन अभी उन्होंने 3-4 दिन से एक और बात कहनी शुरू की है कि ये जो बाबे हैं ये घर बैठे हैं, बुजुर्ग जो हैं उनको चाहिए 70 साल की जो सियासत है उसको खत्म कर दें। वो भी जरा सुन लें ताकि आपको पता चल जाए उन्होंने क्या कहा। 70 साल के बाबे जिनके पास एक इलेक्शन और एक असेंबली बैठने का मौका मिले, क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल करना चाहते हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है, आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। बिलावल साहब एक्चुअली किसको कह रहे हैं? सबको ही कह रहे हैं, ये सब सिर्फ मुझे नहीं कह रहे, वो सबको अच्छा, आपको भी कह रहे हैं? हाँ, सबको कह रहे हैं। अच्छा, जो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। आपने नहीं सुना है, ये हर घर में ये होता है कि बाबा को, आपको तो आता कुछ नहीं, मेरे को आता है। तो अब इसका मतलब ये है कि आपका तर्ज फिक्र और बिलावल साहब का तर्ज फिक्र काफ़ी मुख्तलिफ है, तो फिर एक ही पार्टी है और नहीं, दो पार्टियां हैं। अच्छा, ये आपकी ट्रिपल पी है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल पी का प्रेसिडेंट जो है वो, चेयरमैन जो है वो बिलावल है। और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ। और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना है? हाँ। आसिफ अली जरदारी ने अगले इंतखाबात के हवाले से कहा कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ही बनेगी। मेरा ख्याल है कि PTI इलेक्शन में होगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। आसिफ अली जरदारी ने निगरां वज़ीर आला पंजाब के हवाले से कहा कि मोहसिन नकवी आज भी मेरा बेटा है। उन्होंने अपनी ही जमात के लोगों के हवाले से कहा कि पंजाब की निगरां हुकूमत को नून लीग की प्रॉक्सी कहने वालों को कुछ नहीं पता। आजकल पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडर जो हैं वो टॉक शोज में आते हैं, वो कहते हैं पंजाब में निगरान हुकूमत नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो जब मैं उनको याद करवाता हूँ, नहीं यार, पंजाब में तो मोहसिन नकवी साहब हैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो उनको तो आसिफ जरदारी साहब कहते थे कि ये मेरा बच्चा है। तो आप क्या मेरा बेटा है, आज भी कहता हूँ मैं। तो जो आपकी पार्टी का लीडर कह रहे हैं कि पंजाब में दरअसल निगरान हुकूमत जो है वो नून लीग की प्रॉक्सी है, वो गलत कह रहे हैं। वो उन बेचारों को पता कम है। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये सवाल तो आपकी पार्टी में भी होता होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इजहार कर दिया कि 70-70 साल के लोग अब घर बैठे हैं, नौजवानों को मौका दें। आपके जो पार्टी के सरबराह हैं वो तो अब 74 बरस के होने वाले हैं, मगर आप उन्हें कह रहे हैं कि वो अब एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। आपकी पार्टी में भी आवाज़ तो उठती होगी कि नई जनरेशन आए, आगे बढ़े। जी देखिए शाहजेब, हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा मिक्स है सीनियर और जूनियर का, जो हमें यूथ का डायनामिज्म भी चाहिए और सीनियर्स का तजुर्बा भी चाहिए। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया है पिछले 4 सालों में, पाकिस्तान के चाहे वो सियासी मसाइल हैं, चाहे वो मुआशी मसाइल हैं, चाहे वो खारजी मसाइल हैं, वो इतने गंभीर हैं कि इस वक्त एक बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे पास नवाज शरीफ साहब की सूरत में एक सीनियर स्टेट्समैन मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत के ढांचे का, हुक्मरानी का तजुर्बा है और उसके बाद उनकी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ताल्लुकात हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद हो सकते हैं। तो इस वक्त ये कह देना कि एक आजमूदा और तजुर्बेकार क़यादत की हमें ज़रूरत नहीं, मेरे करीब तो शायद जितनी आज हमें एक तजुर्बेकार और आजमूदा क़यादत की ज़रूरत है, इतनी कभी भी नहीं थी। साहब, और आज आपका जो बयान है कि पार्टी जब नवाज शरीफ साहब की बात क्लियर हो जाएगी, फिर इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ होगा कि उनके जो कानूनी मामलात हैं, असल में ये बात है या असल में ये बात है कि आपको अभी भी लग रहा है कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे तो पूरी कैंपेन करना, ज़ाहिर कैंपेन में ना सिर्फ मेहनत लगती है बल्कि ख़र्चा भी होता है, इसलिए पार्टी इंतज़ार किए हुए है कि भाई देख लें, पता नहीं इलेक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 8 फरवरी को या नहीं होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इतने वाज़े हुक्म के बाद जो कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर कोई इबहाम भी पैदा करेगा तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मेरे नहीं ख्याल में कोई इसके बारे में दो राय हो सकती हैं। पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, चाहे वो अंदरूनी है चाहे वो खारजी हैं, और सबसे बढ़कर ये कि IMF से जो हमें 9 माह का रिलीफ मिला है वो इसी बुनियाद पे मिला था कि हमने एक इलेक्शन साइकिल से गुजरना है। और मुझे तो कम से कम इस बारे में कोई मुगालता नहीं है कि जो भी हुकूमत आएगी उसको 2 से 3 साल का IMF से एक और एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम इस दरमियानी मुद्दत में जो हमारे मसाइल हैं, अगले 3 सालों में पाकिस्तान ने $72 अरब से ज्यादा
कर्जे अदा करने हैं और हमें बहुत ही मगर ऐसे इकबाल साहब, आपको सिर्फ IMF पर आसरा है या वैसे भी कोई यकीन दहानी है? क्योंकि IMF जितना मुतमईन इस हुकूमत से होके गया है और जितनी आसानी से वो आए भी और फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया, फिर ऐसा वो दोबारा आ रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म्स की बात होगी, रुपया अपनी जगह स्टेबल, स्टॉक मार्केट इस तरह ऊपर जारी है, आपको नहीं लग रहा एक नई कैंपेन शुरू हो सकती है, नई आवाज़ें आना शुरू हो सकती हैं कि जी बेहतर है कि अभी यही सिस्टम चले, इलेक्शन की वजह से डिस्टेबलाइजेशन होगी? आपको कोई खदशा नहीं है इस हवाले से? आपको पूरा एतमाद इलेक्शन हो जाए? शाहजेब साहब, इस चीज को हमें कतन अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत की हिट है वो हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसने ली और उसने उस मलबे को साफ करने के अंदर अपना पॉलिटिकल कैपिटल की कीमत भी दी और आज ये वही बुनियाद है जो हम रख कर गए हैं कि जिसके ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी का सफर आगे बढ़ रहा है। और दूसरी एक अहम बात यह है कि जो कानून का अमल है उसकी वजह से एक आवाज जब से अडियाला जेल में गई है तो आपने देखा है कि मुल्क के अंदर थोड़ी हद तक नहीं बल्कि काफी हद तक बेयकीनी में कमी आई है और पिछले 5-6 साल हम मुसलसल स्ट्रगल करते रहे हैं कि यूं लगता था कि पता नहीं अगले लम्हे कौन सी क़यामत आ जानी है, अगले लम्हे खुदा ना खास्ता कौन सा मिसाइल चल जाएगा, अगले लम्हे पता नहीं कौन सा स्कट मिसाइल गिर जाएगा। एक शख्स था जो कौम को हिजान के अंदर उसने यरगमाल बनाया हुआ था, मुस्तकिल पाकिस्तान के अंदर बेयकीनी रखी जा रही थी, तो इस चीज का भी बड़ा दखल है कि वो बेयकीनी की आवाज आपकी हुकूमत आई उसके बाद भी डिस्टेबलाइजेशन रही। 2011 के बाद ताहिरुल कादरी साहब हो, इमरान खान साहब हो, धरने और डिस्टेबलाइजेशन का सिलसिला चलता रहा, मगर वो सिर्फ ये शख्सियात तो नहीं थी जिनका आप कह रहे हैं कि अडियाला जेल में है, उसके पीछे पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट थी, कभी जनरल पाशा, कभी जनरल ज़हीरुल इस्लाम, फिर जनरल फैज़ हमीद, फिर जनरल बाजवा साहब खुद, तो ये सारे के सारे मामलात थे। तो अब आपको क्या ये तवक्को है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब को मुसलसल अडियाला में ही रखा जा सकेगा, ज़ाहिर है उन्हें निकलना है, जब वो निकलेंगे तो अपनी पॉलिटिक्स भी करेंगे, तो जब ये सारे के सारे फैक्टर्स नहीं होंगे जो माजी में थे, आप इसकी तवक्को कर रहे हैं? देखिए, जो 2013 में जब हम हुकूमत में आए तो उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि हमारे पास भरपूर मैंडेट था और उसकी वजह से हमारे सामने एक 5 साल का मैंडेट था, 5 साल की टर्म थी जिसमें हुकूमत पूरे एतमाद के साथ आगे बढ़ रही थी और लोग देख रहे थे कि चीज़ों को हम जब बेहतर कर रहे थे तो उन्होंने इमरान खान साहब की तकरीबी सियासत पे ज़्यादा कान नहीं धरे। लेकिन अगर खान साहब उस वक्त ये धरने ना दे रहे होते तो हमने जो 13 से 18 में तरक्की की है शायद इसकी रफ्तार दुगनी होती और हम बहुत आगे बढ़ गए होते। और अब भी मैं समझता हूं कि 2024 के इंतखाबात में ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा पाकिस्तानी कौम के सामने। देखिए, जैसे मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूं, एक जिम्मेदार और किसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैसला ये होता है वो कौन सा बीज लगाता है। वोट का फैसला भी बीज की तरह का होता है। अगर कौम एक अच्छा बीज लगाएगी तो उसका एक अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर कौम ने गलत फैसला किया तो उसके कांटे भी कौम को अगले 5 साल भुगतने पड़ेंगे। हमें एक स्टेबल मैंडेट की जरूरत है, एक ऐसी हुकूमत की जरूरत है कि जो ब्लैकमेल ना हो, जो उसके पास मैंडेट हो, 5 साल की मुद्दत हो और वो रिफॉर्म्स कर सके। वैसे मगर अब मसला ये कि आपको आप कहते हैं कि स्टेबल हो, स्टेबिलिटी आएगी, साथ अक्सरियत मिले। जरदारी साहब कह रहे हैं किसी को 172 नहीं मिलेगा, आपको मखलूत हुकूमत ही बनानी पड़ेगी, जिसमें वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपके साथ मिले भी तो वो लीड कर रहे होंगे, यानी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। तो 172 का तो उन्हें कोई चांस नजर नहीं आ रहा है, वो तो मखलूत हुकूमत की बात कर रहे हैं। आप कैसे कॉन्फिडेंट है कि आपको सिंपल मेजॉरिटी मिल रही होगी? उनकी शायद अपने बारे में ये राय होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून समझती है कि इस वक्त पाकिस्तान की तीनों जमातें बहुत आजमूदा हैं और लोगों ने देख लिया है कि तीनों की डिलीवरी का क्या फर्क है। आप मुझे बताइए, मुस्लिम लीग नून की 10 साल 2008 से 18 पंजाब में हुकूमत रही, उसके बाद 5 साल बुज़दार साहब ने आके थोड़ा धुंधला दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की 10 साल हुकूमत रही, सिंध में 15 साल पीपल्स पार्टी की रही। क्या पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को कह सकती है कि हम कराची जैसी तरक्की आपको पूरे मुल्क के अंदर करके देंगे? क्या पीटीआई मुल्क को कह सकती है कि हम पेशावर बीआरटी जैसी तरक्की करके आपको देंगे? ये मुस्लिम लीग नून है कि जो कह सकती है कि हमने जो पंजाब में डिलीवरी की, जो लाहौर को हमने जैसा बनाया, खूबसूरत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हम पूरे मुल्क के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आज मेरा ख्याल है किसी को इस बारे में कोई शुबा नहीं कि तीनों जमातों में अगर किसी के पास एहलियत है, सलाहियत है डिलीवर करने की, तो वो मुस्लिम लीग नून है। लिहाजा
हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम 172 के जो लाइन है उसको क्रॉस करके अक्सरियत हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी तरफ पीटीआई के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है उन्हें कि 20 दिन के अंदर अंदर आपने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने हैं, नहीं कराए तो फिर जो इंतखाबी निशान है वो आपको नहीं दिया जाएगा, यानी बल्ले के निशान से महरूम हो सकती है। क्या करेगी तहरीक इंसाफ, क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब? आज इमरान खान साहब से मिले हामिद खान साहब, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार देने के बाद आज इस केस की पहली समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई, जिसमें जज अबुल हसन जुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर की अगली समाअत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। जबकि आज इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर अपना महफूज फैसला भी सुना दिया है और पीटीआई को हुक्म दिया है कि वो 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा के उसके नताइज 7 दिन में इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए, वरना अगले इंतखाबात के लिए उसे अपना बल्ले का निशान, इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। आज जारी होने वाले इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ अपने मौजूदा आइन के मुताबिक फ्री एंड फेयर और मुनसिफाना इंतखाबात करवाने में नाकाम रही है और 10 जून 2022 को होने वाले मुबैना इंट्रा पार्टी इंतखाबात इंतहाई मुतनाज़े और काबिल एतराज़ हैं, जिनको किसी सूरत मंजूर नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि मुतल्लिका पार्टी यानी तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही है। हालांकि इंतखाबात कराने के लिए 13 जून 2022 तक 1 साल की मोहलत भी दी गई थी, लेकिन हम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 215 के सब सेक्शन 5 को लागू करने से पहले एक रियायती तरीक़ाकार अपनाएंगे और मुतल्लिका पार्टी को हुक्म देते हैं कि वो अपने मौजूदा आइन के मुताबिक 20 दिनों के अंदर इंतखाबात करवा कर उसके नताइज बाकी दस्तावेजात के साथ इलेक्शन करवाने के 7 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं। अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की दी गई हिदायत पर अमल दरामद करने में नाकाम होती है तो इस सूरत में उन्हें सेक्शन 215 के सब सेक्शन 5 में दर्ज सजा के नताइज भुगतना होंगे और उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इंतखाबी निशान नहीं अलॉट किया जाएगा। इस फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ को 20 दिनों के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने हैं और उन 20 दिनों की डेडलाइन आज इस फैसले के आने के बाद से ही शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने आज अपने फैसले में जिस शिक का हवाला दिया है उसके मुताबिक अगर एक सियासी जमात या जमातें जिन्हें सब सेक्शन 4 के तहत शो कॉज नोटिस जारी किया जाए और वो सेक्शन 209 और 210 की तामील करने में नाकाम रहे तो कमीशन उन्हें सुनने के लिए मोहलत देने के बाद उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए नाअहल करार देगा और कमीशन इस सियासी जमात को इस हवाले से आइंदा होने वाले इंतखाबात में भी इंतखाबी निशान अलॉट नहीं करेगा। यानी अब पीटीआई के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के लिए आज के बाद सिर्फ 19 दिन है। पीटीआई के वकला ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान करते हुए इस फैसले में ताखीर पर सवाल उठा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए इस केस में तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि फैसले से दुख हुआ है, फैसला सुनाने में ताखीर के पीछे कोई खास मकसद था, हम इस ऑर्डर को मुनासिब फोरम पर चैलेंज करेंगे। आज हमें इस फैसले से बड़ा दुख हुआ है, इसको इतना डिले किया गया आज के दिन तक, इसके पीछे कोई खास मकसद है। लेकिन एक बात की जरूर हमें तसल्ली है कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक बल्ला हमारा निशान है, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा। इस ऑर्डर को हम अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज करेंगे, ये हमारा राइट है। खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में जहां पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर जेल में हैं, साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या रूपोश हैं, तो इस सूरत हाल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे होंगे और वो भी 19 दिन में। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस की अब तक होने वाली जेल समाअत कलअदम करार देने के बाद आज इस केस की वफाकी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत हुई। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने इस केस की 28 नवंबर को होने वाली अगली समाअत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म दे दिया है। आज की समाअत के बाद जारी होने वाले फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन के शवाहिद रिकॉर्ड करने के लिए साइफर केस की समाअत आज के लिए अडियाला जेल में मुकर्रर थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समाअत और 29 अगस्त से बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। इसलिए जेल हुक्काम इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करें। अगली समाअत 28 नवंबर को होगी। इस फैसले के बाद इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 28 नवंबर को जेल पेशी के मौके पर इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल होगा। अगर ये सिर्फ उसको लेके आएंगे, अगर ये रात के अंधेरे में तो लेके नहीं आ सकते, कोर्ट प्रोसीडिंग लेके आएंगे। इंशाल्लाह ताला लोग आएंगे और बड़े तादाद में आएंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा खान साहब। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान साहब, जिनकी आज अडियाला जेल में
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात भी हुई है। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद खान साहब, ज़ाहिर है आज आपकी मुलाकात भी हुई है और आज एक अहम फैसला आया है, और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 20 दिन के अंदर अंदर अगर इंतखाबात इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान जो कि बदला है वो अलॉट नहीं किया जाएगा। क्या सोच रही है पार्टी अब इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूं कि इस फैसले की जस्टिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि इलेक्शंस जो कराए जाते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो 4 साल के लिए होते हैं। तो इलेक्शंस कराने से अभी तक इतना वक्त नहीं गुजरा था। तो जो इलेक्शंस के पहले के रिजल्ट थे जो कि इलेक्शन कमीशन को पेश किए जा चुके थे, उनको ही एक्सेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि उसकी अभी तक एक्सपायरी नहीं हुई थी। बहरहाल हम इस पर गौर कर रहे हैं। एन मुमकिन है कि हम इसको चैलेंज भी करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ये रिक्वायरमेंट ही पूरी करनी है तो हालात को सामने रखते हुए हम इंटर पार्टी इलेक्शंस पर भी गौर कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि इस वक्त हमारी पार्टी लीडरशिप तकरीबन सारी ही जेलों में है, और कुछ पार्टी लीडरशिप मजबूर है अंडरग्राउंड होने में, और हमारे वर्कर्स भी जो कि हमारी नेशनल काउंसिल का हिस्सा बनते हैं इंटर पार्टी इलेक्शंस में, वो भी बहुत सारे जो हैं वो जेलों में हैं या अंडरग्राउंड हैं। इन हालात में इंटर पार्टी इलेक्शन कराना बहुत दुश्वार कौन सा काम है, वरना हम जमहूरी पार्टी है, हमें इंटर पार्टी इलेक्शन कराने से में कोई उज़र नहीं है। लेकिन ये हालात जो मखसूस हालात हैं, इनको कंसिडर करते हुए हमें कुछ दुश्वारियां नजर आ रही हैं। लेकिन बाहर सूरत हम इसको पूरी तरह कंसिडर करके जल्द फैसला कर लेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो भी मुनासिब होगा कानून के दायरे में रहते हुए हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। और हामिद खान साहब, ज़रा आप पार्टी के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बहुत बड़े हामी रहे हैं, उस नज़रिए के हामी रहे हैं जो कि इमरान खान साहब कहा करते थे। जून 2022 में जो इलेक्शन हुआ उसको इंतहाई मुतनाज़ और काबिल एतराज़ कहते हुए इन्होंने उसे मुस्तरद किया है, और जून 2022 में आप हमारे पास आए थे, आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी और आपने कहा था कि जी मैं कोशिश करूँगा कि जो जैसे इलेक्शन होने चाहिए पार्टी, ताकि पार्टी का स्ट्रक्चर मजबूत हो, इलेक्शन कराए जाए। काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ, उसके बाद इलेक्शन हो सकते थे। देखिए, हो भी सकते थे, लेकिन हालात इस तरह के बदले हैं तेजी से कि खान साहब ने ये कहा था कि हर सूरत अगर इलेक्शंस तक हम ना करा सके इन हालात में तो हम इलेक्शंस के 6 माह के अंदर अंदर जरूर करा देंगे। ये मुझे उन्होंने यकीन दहानी कराई थी। हर सूरत उसके बाद आपके सामने है जो 9 मई के बाद पार्टी के साथ गुजर रही है। इन हालात में इलेक्शन कराने मुश्किल है बहुत, लेकिन बहरहाल देखेंगे। और ये इसका मतलब नहीं कि अगर हम आज इलेक्शन कराते हैं इन मसाइल हालात में तो हम उसके जल्द बाद जब हालात नॉर्मलाइज होते हैं, हो सकता है हम उसके बाद फिर इलेक्शन कराएं, लेकिन हम हर सूरत कानून के दायरे में रहते हुए और एक जमहूरी जमात होते हुए हम अपने लाएअमल तय करेंगे। मतलब जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का, फिर एक और फैसला आया कि वो पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकते, पार्टी टिकट देना, ये तमाम काम नहीं कर सकते, तो अब जब क्योंकि तोशा खाना का फैसला मौजूद है इमरान खान साहब के खिलाफ उनकी नाअहली का, तो क्या वही उम्मीदवार होंगे? क्योंकि वो बाद में चैलेंज हो सकता है उनकी तरफ से टिकट का दिया जाना और ये सारे के सारे मामला। देखिए, वो मेरे नज़दीक तो वो फैसला जो है वो सस्पेंड हो चुका है। अब उस पर बहस खामखा की शुरू की गई है कि सेंटेंस जो है सस्पेंड हुई है, कन्विक्शन सस्पेंड नहीं हुई है। मेरे नज़दीक दोनों चीज़ों में कोई ऐसा फर्क नहीं होता। तो मैं समझता हूँ वो फैसला फील्ड में नहीं है, वो कन्विक्शन जो है या, लेकिन बहरहाल हम सारी चीज़ों को कंसिडर करेंगे अपने आने वाले दिनों में कि हमें क्या लाएअमल तय करना चाहिए। और अगर हमने उन सारी सूरत हाल में फिर कोई ना कोई हम मखसूस कमेटी भी बना सकते हैं जिसको पार्टी की ऑथराइजेशन हो सकती है टिकटें अलॉट करने की।
मतलब और ये भी बताइएगा, आज आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, ज़ाहिर है दूसरी जमातें अब बाकायदा तौर पर अलायंसेस की तरफ, इलेक्शन कैंपेन की तरफ, जलसों की तरफ जा रही हैं। क्या गुफ्तगू हुई आपकी? क्या पार्टी अब सीरियसली कंसिडर कर रही है कि वुकला को, क्योंकि ज़ाहिर है वुकला अभी भी उनको इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, और ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स दिए जाएँ और मैदान में उतारा जाए? देखिए, सारी चीज हम एक पॉलिसी के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। बेशक वुकला इन हालात में, इन मुश्किल हालात में मुल्क में अपने तौर पर भी खड़े हैं, पार्टी के अलावा भी वो रूल ऑफ लॉ के लिए या आइन की सरबंदी के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए सारी चीज़ें हैं। और हम समझते हैं कि इन हालात में लीडरशिप देने के लिए पार्टी के वुकला को अपना रोल अदा करना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला उनको रोल दिया जाएगा। जहाँ तक ख्वातीन का ताल्लुक है, हमारा बिल्कुल यही हमेशा से व्यू रहा है कि ख्वातीन को उन की पार्टिसिपेशन हम बढ़ाएंगे और हमने बढ़ाई है हमेशा और इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन इस हवाले से भी मुश्किल ये पेश आ रही है कि हमारी ख्वातीन भी बहुत तादाद में इस वक्त जेलों में बंद हैं और उनको पिछले 6 माह से जिस तरह से पाबंदी सलासल किया हुआ है, जिनमें हमारी एक अच्छी लीडर्स भी शामिल हैं बशमूल यास्मीन राशिद साहबा के, तो उन इलेक्शन कैंपेन की भी उनको कोई, क्योंकि वो जेलों में है तो कोई उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल में ये बहुत ज्यादती हो रही है। लेकिन सारी चीजों सामने रखते हुए कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा जमहूरियत को सामने रखते हुए वुकला की और ख्वातीन की पार्टिसिपेशन करें। एक और मुझे आपकी राय चाहिए, ज़ाहिर आप बड़े सीनियर कानूनदान हैं। डिवीज़न बेंच ने फैसला दिया इस्लामाबाद की, और उसके बाद जो ट्रायल था वो अब तक का कलअदम हो गया साइफर केस में। 28 नवंबर से दोबारा होगा, कुछ कानूनदानों की राय है। और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी कल राय आई जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की कि आप ये मामला अपील में उठा सकते थे, जिससे तो जो प्रोसिक्यूशन है उसको जो लकूनास थे वो दूर करने का मौका मिलेगा साइफर केस में। आप भी समझते हैं कि बाद में अपील में फ़ायदा होता, एक वीक फैसला आता, वीक ग्राउंड्स पर आता, उसकी खामियों का फ़ायदा अपील में लिया जाता? देखिए, जो फैसला आया उसकी अपनी जगह एक अच्छा फैसला है। वो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर हमें इख्तलाफ भी है, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो भी उसके बाद की प्लानिंग हो रही है जल्दी जल्दी निपटाने की, वो भी कानून के मुताबिक नहीं है। जो कानून में फौजदारी में जो एक्यूज को दिए गए हैं जो हकूक, वो भी नहीं दिए जा रहे। जैसे पहले भी जो जेल ट्रायल हो रहा था उसमें भी हो रहा था, और अब जो ओपन ट्रायल भी करने की तैयारियां हो रही हैं उसमें भी जो प्रोसीजर लॉ है, जो ड्यू प्रोसेस है, इसकी पाबंदी नहीं की जा रही। जो वजाहत नजर आ रहा है, जितनी जल्दी नजर आ रही है उनको प्रोसेस करने की, कभी भी ट्रायल इतनी जल्दी नहीं मुकम्मल होते, क्योंकि जब तक के एक्यूज को डिफेंड करने का, तो वो ट्रायल जो है उसको हम ट्रायल कहते हैं, हम उसको समझते हैं कि फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, और मुझे बताइएगा कि 28 नवंबर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तलब किया है जज अबुल हसनात ने, मगर आपको लग रहा है कि पीटीआई कह तो रही है कि जब बड़ा इस्तकबाल करेंगे इमरान खान साहब की, जब पेशी होगी, ये मुमकिन हो पाएगा? केयर टेकर गवर्नमेंट उससे पहले जेल ट्रायल के हवाले से ही कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसा मामला नहीं कर देगी? ये सारी चीज़ बहरहाल जो इक़्तिदार में ये बाइख्तियार क़ुव्वतें हैं वो क्या करती हैं वो आपके सामने ही हैं। जो कुछ अभी तक हो रहा है या किया जा रहा है, ये केयरटेकर गवर्नमेंट बाहर सूरत में हम समझते हैं कि गैर आइनी हो चुकी हैं, लेकिन इनके हाथ में तो कोई इख्तियार ही नहीं है। अब तो पता है कि ये बेइख्तियार है, ये सिर्फ और किसी के इशारे पर जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। लिहाजा ये तो वक्त बताएगा कि कौन क्या करना चाहता है, आइंदा उनका क्या लाएअमल है, उसी के मुताबिक हम अपना लाएअमल तय करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आज जो इजाफी नोट आया है जैसे अतमिन अल्लाह साहब का, वो बहुत सारे सवाल उठा रहा है, सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इंतखाबात कराने के केस का फैसला सुनाया था, जिसके मुताबिक 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में इलेक्शन का इनेकाद होना है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को यह फैसला सुनाया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने इस मामले पर पटिशन्स पर समाअत नहीं की और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने इस अहम तरीन मामले को समाअत के लिए मुकर्रर किया। हालांकि जब इस केस की समाअत शुरू हुई थी तो उस वक्त 90 दिन की मुद्दत के अंदर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं था, मगर फिर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया और इलेक्शन का मजीद इल्तवा रोकने के लिए तेजी से समाअतें की और फिर सदर और इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी की तारीख पर इत्तफाक कर लिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। इस बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे, जिन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला जारी किया था। ताहम आज जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 41 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना इजाफी नोट भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन में ताख़ीर के जिम्मेदारों का तयन करते हुए सदर मुमलिकत, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की आईनी खिलाफ वर्जियों को उजागर किया है और न सिर्फ उन्हें जिम्मेदार ठहराया है बल्कि साथ ही पाकिस्तानी शहरियों से कहा है कि अगर वो चाहें तो इलेक्शन में ताख़ीर करके आईनी हुकूक से महरूम करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ हक़ दावा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आइंदा कोई ये काम ना कर सके। जस्टिस अतर मिनल्लाह के इजाफी नोट के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन ना करा के पाकिस्तान के शहरियों को उनके सबसे कीमती आईनी हक से महरूम किया गया, साथ ही आइन की खिलाफ वर्जी भी की गई। 90 दिन की आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद इलेक्शन में हर दिन की ताख़ीर एक नए कॉज ऑफ एक्शन को जन्म देती है और यह आइन की संगीन खिलाफ वर्जी भी है। इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के करोड़ों वोटर्स को उनके आईनी हुकूक से महरूम किया गया है। साथ ही गैर मुंतखब निगरानों के जरिए हुकूमती उमूर चलवाए जा रहे हैं जो आइन की खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो ये यकीनी बनाते कि पाकिस्तान के अवाम वोट के हक से महरूम ना हो और 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों। उन्होंने आइन और इलेक्शन एक्ट में दी गई अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही बरती, जिससे आइन नाकाबिले अमल बन गया। इजाफी नोट के मुताबिक 12 करोड़ 50 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स इस मामले में विक्टिम्स हैं, जबकि इसके जिम्मेदार सदर मुमलिकत, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन हैं, जिन्होंने करोड़ों वोटर्स को उनके कानूनी हुकूक से महरूम रखकर उन्हें नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा वोटर्स इन अथॉरिटीज़ का एहतसाब कर सकते हैं। इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कुछ सवालात उठाए हैं कि कैसे ये शहरी अपने कीमती हुकूक की तलाफ़ी कर सकते हैं और हुक्काम को जवाबदेह ठहरा सकते हैं ताकि उन्हें मुस्तकबिल में दोबारा ऐसा अमल करने से मौसर तरीके से बाज रखा जा सके। क्या जो पब्लिक लॉ उन्हें दस्तियाब है उसमें इस हवाले से तलाफ़ी का तरीक़ाकार मौजूद है? क्या ये शहरी इन आइनी हुक्काम की तरफ से अपने आइनी नुकसानात का इजाला कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब देते हुए जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लिखा है कि आइनी अथॉरिटीज़ की जानिब से इख्तियार के गलत इस्तेमाल, गैर कानूनी इक़दामात और अवाम के आइनी और कानूनी हुकूक को नज़रअंदाज करने के हवाले से रेमिडीज़ मौजूद हैं। इस हवाले से जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कुछ ममालिक की मिसालें भी पेश की हैं जहाँ पर हुक्काम की जानिब से अवाम को उनके हुकूक से महरूम रखने पर बाद में उन्हें जवाबदेह ठहराया गया और फिर शहरियों के नुकसानात का इजाला भी किया गया। इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लिखा है कि शहरियों को वोट डालने के हक से महरूम रखना एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है जिसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। मौजूदा केस में पाकिस्तानी अवाम को सबसे अहम बुनियादी हक से महरूम रखा गया है जो वोट डालने का कानूनी हक है, जिसके तहत वो मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हुकूमती उमूर चलाने के अमल का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तानी अवाम के हुकूमती उमूर गैर मुंतखब निगरान हुकूमतें चला रही हैं जो आइन और उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी शहरी, सदर मुमलिकत, गवर्नर्स, इलेक्शन कमीशन, कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अराकीन की तरफ से अवामी इख्तियार के गलत इस्तेमाल, अपनी आइनी और रियासती जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जियों के विक्टिम्स हैं, क्योंकि ये सब अपनी कानूनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उनके कंडक्ट और आइनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकामी ने उन्हें अवाम के सामने जवाबदेह बना दिया है। उनका तर्ज अमल बेनकाब हो गया है। इजाफी नोट के मुताबिक पब्लिक अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि वो कानून की पासदारी करें और अवामी मफाद में काम करें, जबकि अदालतों की जिम्मेदारी है कि आइन और आइनी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को हासिल इस्तिस्ना का खात्मा करें। साथ ही अगर शहरी इस हवाले से नुकसानात के इजाले के लिए अदालतों का रुख करें तो तेज़ी से और कानून के मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ। इजाफी नोट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ताख़ीर से होने वाले इंतखाबात साफ, शफ़ाफ और आज़ादाना हों, जिससे किसी को शिकायत का मौका ना मिले। इलेक्शन ना सिर्फ साफ, शफ़ाफ और आज़ादाना होने चाहिए बल्कि ऐसा होता हुआ शहरियों को नज़र भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम होगा। 12.5 करोड़ से जायद वोटर्स जिन्हें उनके सबसे कीमती आइनी हक से महरूम रखा गया है, अगर वो चाहें तो अपना हक के दावा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने नुकसान की तलाफ़ी कर सकते हैं। साथ ही मुस्तकबिल के लिए मिसाल भी कायम कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जबरी गुमशुदगियों पर भी बात की है। इजाफी नोट के पैरा नंबर 18 में लिखा है कि जबरी गुमशुदगियों का रुझान आइनी हुकूक से महरूम रखने की एक संगीन तरीन और बदतरीन शक्ल है और ऐसा लगता है कि ये रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी बन चुकी है, क्योंकि माजी के एक हुक्मरान ने उसे अपनी किताब में
फ़ख्र के साथ तस्लीम किया है। इस जुमले की वजाहत करने के लिए इजाफी नोट के फुटनोट में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर का नाम लिखा है। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इजाफी नोट के पैरा नंबर 19 में मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर पाकिस्तान की आईनी और अदालती तारीख का एक जायज़ा पेश किया है और फिर लिखा है कि एक ही डिक्टेटर पर एक खुसूसी अदालत में केस चला और उसे सज़ा सुनाई गई और फिर बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने उस खुसूसी अदालत के क़याम को ही गैरकानूनी करार दे दिया जिसने जनरल मुशर्रफ को सज़ा सुनाई थी। इजाफी नोट के मुताबिक अगर हल्फ को अल्लाह और अवाम के साथ कमिटमेंट के तौर पर लिया जाता तो किसी को भी आइन की खिलाफ वर्जी करने या शहरियों को हुकूक से महरूम करने की जुर्रत ना होती। अलबत्ता कोई भी मासूम नहीं है, हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन किसी जज के लिए हल्फ की खिलाफ वर्जी करना गुनाह है। अगर इस अदालत ने कानूनी जवाज़ ना दिए होते तो गैर कानूनी हुक्मरान इस मुल्क की आधी तारीख पर हुक्मरानी ना करते और यहाँ की आवाम मुतासिर ना होती। बतौर जज हमें यह कबूल करना चाहिए कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं। इजाफी नोट में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मज़ीद लिखा है कि लोगों को आज़ादी से महरूम करना, घरों का तकद्दुस पामाल करना, प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी और चाइल्ड लेबर बगैर किसी हिचकिचाहट के एक मामूल बन गया है। साथ ही जेलों में गैर इंसानी सूरत हाल, हिरासत के दौरान तशद्दुद, सहाफ़ियों और सियासी कारकुनों पर तशद्दुद, आज़ादी इज़हार राय पर कदगने और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल मामूल बन गया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इजाफी नोट में इलेक्शन में ताख़ीर के ज़िम्मेदारों का तयन करने के साथ साथ उन्हें जवाबदेह भी ठहराया है। देखना यह कि कोई शहरी इस हवाले से अदालत का रुख करता है तो अदालतें किस हद तक ज़िम्मेदारों का मुहासबा करती हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।